बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया पब्लिक अवेयरनेस के लिए, वो चूँकि हम कंटिन्यूएशन में नी के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते आ रहे थे, तो आज मेरे जहन में आया कि हम बच्चों में जो कॉमनली हमारे पास पेरेंट्स ख़ास तौर पे मदर्स लेकर आती हैं बच्चों को, कि जिनमें उनके घुटने आपस में टकरा रहे होते हैं, और उनको हम कहते हैं नॉक नीज़। नॉक नीज़ का मकसद यही है कि घुटने इतने टेढ़े हो जाते हैं और उनमें टेढ़ापन आ जाता है कि वो आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं। चलते हुए बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन भागते हुए बहुत ऑब्वियस होता है, और उनकी कंप्लेंट्स भी यही होती हैं जब वो हमारे पास लेकर आते हैं कि जी बच्चा भागते भागते गिर जाता है, ये बच्ची भागते भागते गिर जाती है। तो इस वीडियो में मैं जो इस एरियाज़ को कवर करूँगा, उसमें एक है ईटियोलॉजी, यानी उसकी रीज़न्स क्या हैं कि ये नॉक नी क्यों होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसको ये देखेंगे कि ये बड़ों में किस तरह प्रेजेंट करता है और बच्चों में किस तरह प्रेजेंट करता है। फीमेल में कॉमन होता है और मेल में अनकॉमन होता है, उसकी क्या वजूहात हैं। फिर ये मुआशरती तौर पे या जॉब के लिए जिस तरह के इश्यूज होते हैं, उनमें इसका क्या रोल होता है और क्या इसमें वो होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगी कि इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, कौन सी एज में कौन सी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती हैं, कि जिसके साथ अगर हम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोसिस तक पहुंच जाएं तो हम फर्दर उसकी मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। और फिर तीसरे और आखिरी हिस्से में मैं डिस्क्राइब करूंगा कि इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, कौन सी एज में कौन सा तरीका कारआमद होगा और जिसके ज़रिए हम इसमें करेक्शंस हासिल कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में बड़े होकर बच्चा इस डिफॉर्मिटी और इन चीज़ों से बच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसकी रीज़न्स की। अगर हम रीज़न्स की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है हड्डियों की कमज़ोरी, जिसे हम बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। लेकिन रिकेट्स इज़ द मोस्ट कॉमन काज, क्योंकि ये बच्चों में कॉमनली हमारे ख़ास तौर पे इसमें हमारे पास पेरेंट्स लेकर आते हैं कि, और अगर हम उसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं और उनसे हम जब डिग आउट करते हैं और हिस्ट्री की तरफ आते हैं, तो वो बताते हैं हमें कि भाई बच्चे रात को क्राई करते हैं कि जी हमारे टांगों में बहुत शदीद दर्द है। उस शदीद दर्द की वजह से उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और वो कंप्लेंट्स करते हैं कि उनके नी में पेन है। और वो पेन जो होती है दैट इज़ कॉल्ड द क्राई ऑफ बोन्स, कि जब बोन्स को उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल रही होती तो वो क्राई करती हैं कि जस्ट फॉर देयर यानी रिक्वायरमेंट। तो वो एक तो हिस्ट्री अगर डिग आउट करें तो ये पेन की हिस्ट्री चल रही होती है। अब हमारे पास जो प्रेजेंटेशन उनकी होती है वो कॉस्मेटिक रीज़न की ज़्यादा होती है। और तीसरे नंबर पे मैंने जैसे कहा कि वो आ जाती है कि जी ये घुटने आपस में टकराव करते हैं, रगड़ खाते हैं, जिसके साथ इनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब अगर हम उसकी रिकेट्स की तरफ आते हैं तो रिकेट्स हमारे उसमें जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती है और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो सकती है। कि प्रोटीन का काम अब अगर देखा जाए तो देखने वाले या पूछने वाले ये पूछते हैं कि जनाब इसमें क्या रोल है प्रोटीन्स का। तो डाइट का रोल ये है कि कैल्शियम ने एब्जॉर्ब तो विटामिन डी के थ्रू होना है, लेकिन उसके बाद उसने कैरी कैसे होना है और बोन्स तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए उसको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके ऊपर समझ लें, अगर मैं सादा ज़बान में बताऊं, कि उसने लाद कर लेकर जाना है, तो वो है प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमें अपने बच्चों की उसमें डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जब हम देखते हैं तो उसमें रिकेट्स बहुत कॉमन एक हमारे ऑब्वियस एक वो है। अब घुटनों का टेढ़ापन आ गया, अब फर्दर हमने क्या करना है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एक तो कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स के लेवल्स हमने देखने हैं। दूसरे नंबर पर उसके स्टैंडिंग व्यूज़, फुल लेंथ व्यूज़ करने हैं, जिसमें कुछ टांगों का ऊपर का हिस्सा घुटने से और कुछ घुटनों से नीचे का हिस्सा ऑब्वियसली नज़र आएगा। और वहाँ पे हम एंगल्स ड्रा करके देखते हैं कि भाई डिफॉर्मिटी किस लेवल पे है और किस एरिया में ज़्यादा ऑब्वियस है। मोस्टली ये जो डिफॉर्मिटी या ये जो वो होती है नज़र आने में, एक डिफॉर्मिटी नज़र आती है, ये टेढ़ापन जो होता है ये ऊपर की बोन में, जिसको हम फीमर कहते हैं, उसमें कॉमनली होता है। नीचे के की हड्डी में इतनी ऑब्वियस वो नहीं होती।
तो उसकी वजह से ये सारा एक्सेस शिफ्ट हो जाता है और बच्चे आपको एक तो घुटने उनके टकराते हैं, दूसरा पाँव नीचे टेढ़े हो जाते हैं क्योंकि पाँव की भी पोजीशन एक ख़ास वेलगस पोजीशन में आ जाती है क्योंकि बॉडी ने बेयर करना होता है, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं कि वो चलते फिरते हुए उनके घुटनों के दरमियान टकराव होता रहता है, और ये बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं अगर वो आर्मी या पुलिस या किसी भी फोर्स में जाना चाहे जहाँ पे उनका जो फिज़िकल ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस रहते हैं और रहना भी चाहिए कि भाई फ्यूचर के बच्चों के फ्यूचर का मामला होता है। तो अब ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद कुछ एंगल्स हम ड्रा करते हैं और फिर हम सारी ट्रीटमेंट को, अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ साथ जाएं तो एज रिलेटेड होती है कि कौन सी एज में है बच्चा और कितनी कम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अगर तो सिर्फ रिकेट्स इज़ द ओनली काज, तो रिकेट्स की ट्रीटमेंट अप टू द एज ऑफ 14 उनके ग्रोथ स्पर्ट आने से पहले अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर ग्रोथ स्पर्ट आने के बाद भी करते हैं प्रोग्रेसिवली 18 to 20 ईयर्स, तो उसमें भी करेक्शंस के चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं कि जी इसने अब आर्मी में जाना है या इसने किसी फोर्स में जाना है तो इसको अब एक्यूट सर्जरी या एक्यूटली इसको हम वो करेक्ट करके दें, तो उसमें सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास होता है। लेकिन फिर भी हमें पहले बोन्स की जो कमज़ोरी है या बोन्स में जो वीकनेस है रिकेट्स की शक्ल में, उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उस करेक्शन के बाद हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं जिसमें ऑस्टियाटमीज़ हैं मुख्तलिफ लेवल पे, जिसमें मोस्टली हम फीमर के लेवल पे ऑस्टियाटमी करते हैं और नी की करेक्शन करते हैं, और कई दफ़ा प्लेट के ज़रिए फिक्सेशन करनी पड़ती है अगर बच्चा बड़ा हो गया हुआ है, और अगर बच्चा छोटा है तो उसमें हम सिर्फ वायर्स के ज़रिए और प्लास्टर के ज़रिए भी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि 10 साल से पहले किसी भी बच्चे में इस तरह की करेक्टिव सर्जरी की कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही करवानी चाहिए, क्योंकि बाद में समझ लें कि एक साइड आपने होल्ड कर ली होती है, दूसरी साइड ग्रो करती है, तो कई दफ़ा जो उसकी अपोजिट डिफॉर्मिटीज़ हैं, रिएक्टिव डिफॉर्मिटीज़ हम उनको कहते हैं, वो शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को ये बहुत कॉन्शियसली देखने की ज़रूरत है कि अगर आपके बच्चे में या फैमिली में किसी को आप देखते हैं कि उसको रिकेट्स या नॉक नी का प्रॉब्लम है, घुटने टकरा रहे हैं और भागने में उसको दिक्कत हो रही है, या उसने बाद में फोर्सेस की तरफ जाना है, तो उसको टाइमली आप अपने जो रिलेटेड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनसे ज़रूर डिस्कस करें, उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें, और फिर उसके मैनेजमेंट ऑप्शंस जो भी वो डॉक्टर वो करते हैं रिकमेंड, आप उसके मुताबिक। लेकिन मैंने एक बात आपको क्लियरली बताई है कि 10 साल से पहले इसकी करेक्टिव सर्जरी की कोई इंडिकेशन नहीं है। 10 साल के बाद आप इसकी करेक्टिव सर्जरी की तरफ जा सकते हैं कि हम सर्जरी करके इसको करेक्शन कर दें ताकि ये फ्यूचर में बेहतर हो जाए और ये नॉक नी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get informative videos in time.